इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बात मुद्दे की। आखिर जिसका सबको इंतजार था उस सवाल का जवाब कल यानी मंगलवार को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। कल ही 21 दिन के लॉकडाउन का अंतिम दिन भी है। ऐसे में प्रधानमंत्री खुद आगे का प्लान बता सकते हैं। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, और अगर बढ़ेगा तो कैसे और कितना और कहां। वैसे ताज़ा हालात देखते हुए लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ने के पूरे चांसेस नजर आने लगे हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कुछ नई छूट मिल सकती है। इससे पहले आज मोदी के संबोधन की बात कही जा रही थी, लेकिन फिर सरकारी सूत्रों ने खुद इसे खारिज कर दिया है। देश भर में पहले ही कोरोना वायरस से लॉकडाउन बढ़ने की चर्चा है। 6 गैर बीजेपी राज्यों की अगर बात की जाए, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उड़ीसा पहले ही लॉकडाउन को पूरे अप्रैल तक लागू रखने की बात कह चुके हैं। बीजेपी शासित राज्य भी इस पर राजी हैं। उन्हें केंद्र के फैसले का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। उस मीटिंग में ये बात निकलकर सामने आई थी कि लॉकडाउन को कम से कम 2 हफ्ते यानी इस पूरे महीने के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए। अब हो सकता है मोदी खुद कल इस बात की घोषणा कर दे। यहाँ सवाल ये भी है कि अर्थव्यवस्था का इंजन भी सरकार चलाना चाहती है। 21 दिन के लॉकडाउन की वजह से दुनिया के साथ देश को भी काफी नुकसान हुआ है। अब सरकार इसकी पूर्ति करना चाहेगी। मुख्यमंत्रियों ने भी मीटिंग में पीएम मोदी से इसका जिक्र किया था। बताया यह भी जा रहा है कि राजस्व में पिछले महीने 50 से 75% तक का घाटा हुआ है। हालांकि लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल अंतिम दिन है और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे और इनके संबोधन के साथ ही कयास भी कई सारे जुड़ गए हैं कि आगामी अगर लॉकडाउन होता है, इसकी अवधि बढ़ाई जाती है तो क्या कुछ प्रारूप होगा, किस तरह का खाका तैयार होगा, किन राज्यों को पूरी तरह से छूट मिलेगी भी या नहीं, और अगर नहीं मिलेगी तो उसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया, किस तरह के निर्देश, किस तरह के आदेशों का जो है पालन किया जाएगा, इसको लेकर भी अभी फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन सारे तमाम सवालों को लेकर बात की जाए तो इनके जवाब तब मिलेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी मंगलवार को सुबह 10 बजे देश की जनता को संबोधित करेंगे। हालांकि जिस तरह देखा जाए कि देश भर में कोरोना वायरस के संकट के बीच न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य की सरकारें भी इस स्थिति के मद्देनजर कदम उठाती दिखाई दे रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब बात यह भी सामने आ रही है कि 21 दिन का जो लॉकडाउन था उसकी समय अवधि पूरी होने जा रही है और ऐसे में अब कल यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है। क्या कुछ खाका हो सकता है, इसको लेकर कई सारे कयास, कई सारी उम्मीदें लगाई बैठी है जनता। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए डिजियाना मीडिया समूह के ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी भी हमारे साथ रहेंगे और दुर्गेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा धैर्यवर्धन शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोनों ही मेहमानों का न्यूज वर्ल्ड में स्वागत है। रिजवान जी, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा आगे बढ़ाई जा सकती है। दुर्गेश शर्मा, नमस्कार जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री कल 10 बजे हम बात करेंगे देश से। कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाए जाने बायस की और कई राज्य सरकारों ने इसे बढ़ा दिया। अब आप इसे कैसे देख रहे हैं, वर्तमान हालात को कैसे देख रहे हैं और क्या उम्मीद करते हैं? रिजवान भाई, लॉकडाउन जनता के लिए बढ़ाना चाहिए, मैं उसका समर्थक हूँ, पर साथ में जो आवश्यक चीजें हैं उनकी पूर्ति कैसे हो, इस पे सरकार को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। जो अभी अव्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में फैली है, जिसके कारण कई जैसे लॉकडाउन टूट रहा है, उसका ऊपर ध्यान देना चाहिए। साथ में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें हम कहेंगे फ्लोर मिल है या मेडिकल्स के
से जुड़ी हुई जो कंपनियां इंडस्ट्री उसको खोलना चाहिए, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं समय समय पर बढ़ती जा रही है और वह उसका प्रोडक्शन नहीं होने के कारण मार्केट में क्राइसिस होगा। इस क्राइसिस को खत्म करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के समस्याएं बढ़ेंगी। और आज समय यह है कि निर्णय लेना है, तो निर्णय इस चीज पे आना चाहिए। और साथ में जो भी इंडस्ट्री हम उद्योग शुरू करें उसमें कैसे हम लॉकडाउन का पालन या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे, कैसे कोरोना से लड़ेंगे, कैसे उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, या कैसे हम उनको सैनिटाइज करेंगे और कैसे उनको मास्क देंगे, इसके लिए एक समुचित व्यवस्था आज से हो जाना चाहिए। पहले यदि ये सब व्यवस्थाएं या ऐसा सहयोग सरकार नहीं कर पाएगी तो निश्चित जो कोरोना मध्य प्रदेश में महामारी के रूप में महामारी बढ़ती जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश पूरे देश में फेल हो रहा है, हम और उसमें परिस्थितियां बिगाड़ लेंगे। और मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सुरक्षित हो, ना कि मध्य प्रदेश की परिस्थितियां बिगड़े। जयवर्धन शर्मा, आपका भी स्वागत है, क्या कहेंगे? लॉकडाउन बढ़ने का संकेत तो विभिन्न राज्यों की सरकारें दे ही रही हैं। तमाम सरकारों ने अपने अपने स्तर पर तारीख बढ़ा दी है, पर पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री जी पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री जी कल क्या निर्णय लेने वाले हैं? मोटे तौर पर सबका यह मानना है कि प्रतिबंध तो अभी लागू रहेंगे, पर एक शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं सारी डिबेट्स में लोग, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है जहान भी है, दोनों चीजों की चिंता करनी होगी। प्रारंभिक लॉकडाउन में केवल जान है जहान है यह बात की थी, तो सारी प्राथमिकताओं को दरकिनार करके लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया था। पर अब प्रथम चरण पूरा होने को है, दूसरे चरण में स्वाभाविक तौर पे दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं, खाद्य पदार्थ बनाने वाले कारखाने हैं, आटा बनाने वाले कारखाने हैं, छोटे छोटे ऐसे काम धंधे हैं जो मजदूरों को काम देते हैं, वो सबकी चिंता भी प्रधानमंत्री जी के मन में है। प्रधानमंत्री जी का यह मानना है कि तमाम ऐसे उद्योग धंधों को धीरे धीरे प्रारंभ करना चाहिए जो पाली दर पाली काम ले सकते हो। यदि एक श्रेणी के इंजीनियर, मजदूर या तमाम प्रकार के जो स्तर होते हैं अधिकारी कर्मचारियों के, किसी फैक्ट्री में काम करने वालों के, उनकी संख्या को सीमित किया जा सकता है, अल्टरनेट किया जा सकता है, 2 दिन में 3 दिन में एक बार बुलाया जा सकता है, दिन रात की पाली का अंतर भी किया जा सकता है, ताकि संख्या सीमित होगी तो जो सोशल डिस्टेंस की परिकल्पना है वो साकार होगी। कम संख्या में लोग डिस्टेंस का पालन करेंगे और एक दूसरे को संक्रमित नहीं कर पाएंगे। तमाम जगह ये दृश्य भी देखने को आ रहे हैं कि फैक्ट्री में एंट्री के समय उनको डिसइंफेक्टेड किया जा रहा है, लौटते समय भी उनको व्यवस्थित तरीके से घर भेजा जा रहा है। कई उद्योग धंधों को यह भी सलाह दी जा रही है कि उनके काम करने वाले लोग यदि प्रतिदिन घर वापस न जाएं, कुछ समय के लिए वो आशियाना वहीं अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में बना लें, तो वो भी इस काम को गति दे सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के सुझाव आर्थिक नीति को समझने वाले, काम धंधों को समझने वाले विशेषज्ञों ने दिए, देश के सभी राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्री ने दिए, प्रधानमंत्री जी की सांसदों से भी बात हुई थी। सभी लोग मुझे लग रहा है अपने कीमती सुझाव सरकार को दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने, पीएमओ ने उन सब पर अध्ययन करने के बाद कल जरूर बहुत सारी ऐसी नई चीजें हमें सुनने को मिलेंगी जो देश के वर्तमान हालातों के लिए नितांत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात तो यह रिजवान साहब कि कहीं देश में असंतोष नहीं है, सबके सब प्रधानमंत्री जी को और आशा भरी नजरों से सकारात्मक ढंग से देख रहे हैं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री जो भी करेगा वो देश के हित में करेगा, देशवासियों के हित में करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी की ओर आतर भाव से लोग देख रहे हैं कि आप जो भी निर्णय करेंगे हम उसके शिरोधार्य करेंगे। बिल्कुल। दुर्गेश शर्मा, प्रधानमंत्री की ओर लोग उम्मीद से निहार रहे हैं। जी बिल्कुल रिजवान भाई, विश्वास है लोगों को, जयवर्धन शर्मा का कहना है। और अब कुछ इस तरह के प्रयास किए जाने जरूरी है कि फैक्ट्रियां भी खुले, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, वहीं उनके रहने का स्थान नियत कर दिया जाए,
कई अलग अलग पालियों में काम हो, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी और जो आपूर्ति की चेन है तो निर्बाध रूप से चले, जान और जहां दोनों साथ में लेके। बिल्कुल रिजवान भाई, दोनों को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, देश को लेके चलना है। साथ में अपेक्षाएं तो बहुत हैं। सबसे बड़ी अपेक्षा यह है कि मेडिकल क्षेत्र में हमारे पास क्या है। भोपाल राजधानी से जुड़े हुआ पास में विदिशा है, उसमें एक भी वेंटिलेटर नहीं है। ऐसी समस्याएं मध्य प्रदेश में हर स्तर पर है। वहां पर भी आज कोरोना के इफेक्टेड लोग मिल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार इन व्यवस्थाओं के लिए क्या कर रही है, या देश में और माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस व्यवस्थाओं के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें देश को मालूम होना चाहिए। जैसा हमको ये बात मालूम पड़ रही है कि हमने जो सुरक्षा की दवाई है अमेरिका के दबाव में आके उसके डराने धमकाने से हमने समर्पित कर दी, तो क्या हिंदुस्तान अमेरिका से अपने संबंधों का निर्वाह करते हुए वहां से वेंटिलेटर मंगा रहा है? वहां से कितने वेंटिलेटर आ रहे हैं? वहां से क्या जो हमको और प्रोटेक्शन का सामान चाहिए जो डॉक्टर्स के लिए, हमारे मध्य प्रदेश में तो स्वास्थ्य विभाग के 75 अधिकारी इफेक्टेड हो गए। सारे अधिकारियों के लिए, सारे डॉक्टर्स के लिए क्या सुरक्षा उपकरण या जो उनके लिए पीपीपी जो ड्रेस आती है जो उनको सुरक्षा पे पहनना है, क्या वो उपलब्ध हो रही है? या सरकार मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो संख्या बनाने की है वो नगण्य है, आना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं और इन चीजों का जानकारी देश को यदि कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय देंगे तो निश्चित देश को उसको बल मिलेगा, आत्मबल बढ़ेगा और लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, सरकार हमारे लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि लगातार पिछली 2 बार से जो हमने देखा कि सरकार सिर्फ हमसे एक बार ताली बजवा रही थी, एक बार हमसे जो है दीपक जलवा रही थी। मतलब दकियानूसी बातों पर हम गए थे, हमारे पास कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं था। तो हमने उसके विरोध में, हमने ऐसा नहीं है कि हमने हमारे लिए संघर्ष करने वालों के लिए ताली नहीं बजाई या हमने शंख नहीं बजाया। मैंने बजाया, मैंने दीपक भी जलाया, पर मैंने अंधविश्वास से हटने के लिए प्रकाश की ओर बढ़ने का एक दीपक जलाया और मांग करी लोगों से कि इस बात को छोड़ते हुए केवल अपने लिए संघर्ष करने वालों का प्रोत्साहन जरूर करें, पर सरकार से सवाल भी करें। सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर जो निचला तबका है जिसके घर पे अन्न पहुंचना चाहिए वो नहीं व्यवस्थित पहुंचा है, उसके लिए भोपाल के अंदर एम्स जैसे एरिया में लोगों ने प्रदर्शन किया, सड़क जाम करी, सड़क पे आके बैठे। तो ये समस्याओं का निदान कैसे होगा ये भी देश को बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जयवर्धन शर्मा, समस्याएं 2 लाख और 12,000 लोगों का टेस्ट किया पूरे भारतवर्ष में। मध्य प्रदेश भारत से अलग थलग नहीं, अछूता नहीं है। तो सारे प्रांतों में जितनी आवश्यकता है उन सब लोगों के टेस्ट हो रहे हैं और जितने लोगों के लिए जो औषधि चाहिए, जो उपचार चाहिए, वो सब व्यवस्था केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें मिलकर कर रही। मैं डिबेट में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में परस्पर श्रेय लेने की बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि आपदा कांग्रेस और बीजेपी देख करके नहीं आई है। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की सारी राज्य सरकारें, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वे सब भी ईमानदारी से काम कर रही हैं। और इस गरीब देश में आप कल्पना करो कि जादुई ढंग से हर अस्पताल में वेंटिलेटर अचानक से उपस्थित हो जाए, क्या यह संभव है? आप भी तो इस देश में लंबे समय तक राज करते रहे, आप वेंटिलेटर्स क्यों नहीं ला पाए? यह जब भरपेट अनाज नहीं हो जिस देश में, जिस देश की 1/3 आबादी आज भी गरीबी रेखा में नाम लिखाने के लिए तत्पर बैठी हो, और आप बड़े बड़े वेंटिलेटर्स की बातें करेंगे। जब जो समस्या आती है वो इतनी विकराल समस्या है कि उसको सामना करने के लिए हमें उच्च मनोबल के साथ काम करना होगा और हमारी सरकारें वो काम कर रहे हैं। आपको बुरा लगेगा ये सुनकर, लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ शिवराज जी हैं, वो कम से कम भागदौड़ कर तो लेते हैं। कमलनाथ जी होते तो अपने चैम्बर में से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं है इतना ज्यादा परिश्रम करना, इधर आना जाना। पर मैं इस सब बात पर जाना नहीं चाहता था। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अभी स्थिति नियंत्रण में है। जो जो आवश्यकता है इस सब को नियंत्रण में रखने के लिए चाहिए, सरकार उसकी समीक्षा कर रही है निरंतर। और मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्द
धीरे धीरे इसमें सुधार की ओर बढ़ेंगे। और जिस प्रकार के संक्रमण की आप बात कर रहे हैं, आप खुद द्वंद्व का शिकार है। एक और आप कह रहे हैं कि जो परिश्रमी लोग हैं उनके सम्मान में आपने थाली और ताली बजाई, और एक और आप आलोचना भी करना चाहते हैं। मालूम है वो थाली और ताली का जादू और घर में रहने का प्यार भरा आग्रह, उसी का परिणाम है कि आज संक्रमित लोगों की संख्या देश में और प्रदेश में कम है। वरना लोग तो 8 और 9 लाख लोगों के संक्रमित होने की बात कर रहे थे। और मैं पूछना चाहता हूं, यदि एक सप्ताह पहले वो 8 लाख लोग हो गए होते, या आज के दिन वो संख्या 8 लाख या 9 लाख हो गई होती, तो अगले सप्ताह में या अगले 2 और 3 सप्ताह में वो बहुगुणित होकर के क्या 1-8 करोड़ के लोगों को संक्रमित न कर देती? क्या 2-3 करोड़ लोगों तक न पहुंच जाती अगले महीने? तो आपको साधुवाद देना चाहिए। और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन है, आप अपने कांग्रेस के संगठन के कार्यकर्ताओं को कहिए कि कहीं पर यदि राशन वितरित नहीं हो रहा, कहीं पर कोई लापरवाही हो रही है, वो संबंधित अधिकारी के ध्यान में लाए। आप भी सरकार के ध्यान में लाइए, आप सरकार को अच्छे सुझाव दीजिए, आपका स्वागत करेगी सरकार। दयावर्धन शर्मा, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। कमर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बार धैर्यवर्धन जी जो बात कर रहे थे तो उस बीच हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे उनके बिंदुओं को लेकर, तो मैं यही कहूंगा दुर्गे जी आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। मैं आप लोगों को इस चर्चा में फिर आगे बढ़ाऊं जी, लेकिन इसके साथ साथ बार बार मेरे पास भी ये संदेश आ रहा है कि जो इंदौर में संक्रमित लोग थे, कोरोना संक्रमित, उनमें से जबलपुर जिन्हें एनएसए के जिन पर कार्रवाई की गई और रीवा और सतना भेजा गया, उसको लेकर वहां के स्थानीय बीजेपी के नेता भी और विपक्ष के नेता काफी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जबकि वो ग्रीन बेल्ट था, वहां इस तरह के कोई मरीज नहीं, और उसको लेकर भी काफी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि वहां क्यों भेजा गया। जो संक्रमित क्षेत्र थे, यदि वही इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? रिजवान भाई, सबसे बड़ी बात, धैर्यवर्धन जी जिस तरीके से गाना गा रहे हैं और जो पुराना 70 वर्ष का इतिहास पे अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, भैया आप इस बात को समझ लें कि आज यदि देश सक्षमता पे है, जिसको आप गरीब देश कह रहे हैं, गरीब नहीं है, हम प्रगति के पथ पर बढ़ने वाले देश रहे हैं और हम प्रगति के पथ पे बढ़ रहे थे। आपने उसको गरीब की उपमा देना शुरू कर दिया है। हम नहीं मानते कि मेरा देश अब गरीब की श्रेणी में है। हाँ, गरीब हमारे यहाँ है, पर देश आज प्रगतिशील देश है, जिसको आपने काफी दिनों से, पिछले जो सरकार चल रही है, ठेस पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है। आप जानते हैं कि देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर किस दिन कोरोना के बारे में जानकारी मिली? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को आपको आगाह कर दिया। उससे पहले देश को मालूम था कि विश्व में कोरोना व्यापारी बीमारी आ चुकी है। तो क्यों नहीं आपने उस समय वेंटिलेटर की मांग करी? क्यों नहीं उस समय आपने मेडिकल उपकरणों के बारे में प्रयास किया? आज आपको जब अमेरिका धमकाता है तो दवाई आप देने पहुंच जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, पर देश के लिए क्या कर रहे हैं इसका जवाब आपको देना है। कांग्रेस को जवाब नहीं देना है। और आज जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, जो रिजवान भाई ने बात को रखा सबके बीच में, बिल्कुल यह गलत तरीका है कि आप कोई ऐसा जोन, ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई इफेक्टेड व्यक्ति नहीं है, वहां इफेक्टेड व्यक्ति को भेज के उस एरिया को संदिग्ध करते हैं। आपने स्थिति यह ला रखी है कि भोपाल राजधानी के अंदर एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि उसको एक अस्पताल ने ट्रांसफर चिरायू अस्पताल में कर दिया। चिरायू अस्पताल कह रहा है कि वहां पर जो है उनके केवल जो पॉजिटिव है उन्हीं मरीज को हम लेंगे, पर वहां पर वो चिरायु के न होने के कारण और इस अस्पताल उस अस्पताल में जाने के कारण वह व्यक्ति मर गया। इसके लिए कौन जवाब दे? आपकी एक मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सारे प्राइवेट अस्पताल आपने कोरोना के इफेक्टेडों के इलाज के लिए कर दिए, और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं क्यों नहीं करी? ये व्यवस्थाईकरण या जो ये प्राइवेट अस्पताल है, इन्हीं के भरोसे आप क्यों आ गए? क्यों भोपाल हमीदिया में आप कोरोना का इलाज नहीं कर रहे? क्यों जेपी में आप इलाज नहीं कर रहे?
आपको जुड़ा है उसको इफेक्टेड को यदि क्वारंटाइन करना है तो उसको किसी स्कूल में भी कर सकते थे सरकारी, उनको सिर्फ एक कमरे में सुरक्षित रखना है। आपने अस्पताल को इस काम के लिए उपयोग में कर दिया। इसका मतलब हमीदिया में, जेपी में क्या वेंटिलेटर नहीं है जो आपको चिरायू में जाना पड़ा? ऐसे ही इंदौर के अंदर आपने प्राइवेट अस्पताल में क्यों जाना पड़ा? फिर आपने इंदौर से 2 इफेक्टेड व्यक्ति सतना भेज के क्यों इन्फेक्शन कराया? और फिर सतना में यदि दूध की सप्लाई करने वाली गाड़ी पहुंच रही है तो उसको सीमा पर रोक दिया जाता है, उसको शहर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता, और 2 मरीज इफेक्टेड उनको शहर में पहुंचा दिया जाता है। क्या यह षड्यंत्र चल रहा है मध्य प्रदेश को करने का? दुर्गेश जी मुझे सवाल का जवाब जी, दुर्गेश जी की बात का जवाब दे दूं मैं रिजवान साहब। जी इन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों का उपयोग हो रहा है। अब जिनको कमी निकालनी है, जो छिद्रान्वेषी हो गए हैं, वो तो हर जगह कमी ढूंढेंगे। भोपाल और इंदौर के अलावा भी मध्य प्रदेश है साहब, बाकी के मरीज दूसरे जिलों में सब सरकारी अस्पतालों में इलाज। आवाज कटेगी, एक दूसरे की बात काटेंगे तो दुर्गेश जी। बिल्कुल आप कहिए दुर्गेश जी, आप कहिए दयावर्धन जी। हाँ आदरणीय दुर्गेश जी, मैं निवेदन ये कर रहा था, बाकी के जिला अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ही इलाज हो रहा है, जहां पर पेशेंट ठीक होकर के अपने घरों को वापस आ रहे हैं। अब यदि महानगरों में प्राइवेट हॉस्पिटल उपलब्ध हैं तो सरकार ज्यादा बेहतर सुविधा अगर दे रही तो इसमें ऐतराज की बात क्या है? यदि उसके अलावा भी आवश्यकता होगी तो सरकारी अस्पतालों का उपयोग भी किया जाएगा। जहां जितना जरूरत है वैसे सरकार समय समय पर निर्णय करती है। दूसरी बात, आपने अमेरिका की दवाई का जिक्र किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फोन लगा करके मोदी जी से बात की। अब माननीय मोदी जी के इतने निष्ठुर हो जाए कि वहां लोग मर रहे हैं और हम दवाई न दें। आपको मालूम है कितनी बड़ी मार्केट हुई आज हिंदुस्तान की, कि पूरी दुनिया को भारत संजीवनी बूटी की तरह उस दवा को भेज रहा है, निर्यात कर रहा है। यह भी हमारी उपलब्धि है। तो आप सकारात्मक सोचिए। और भारत को जितनी दवा की आवश्यकता है, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि हम आनुपातिक दृष्टि से ही विक्रय करेंगे। जितना स्टॉक हमें चाहिए उतना स्टॉक हम अपने पास रखेंगे। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन अतिरिक्त हम बढ़ा करके, या हमारे पास जो उपलब्धता है उसको हम दूसरे देशों को भेजेंगे। और आपत्ति काल में यह सब मदद एक दूसरे को, सारे देशों को करना पड़ती है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सारी दुनिया हमारा परिवार है। हम संकुचित सोच के नहीं है, हम सीमित सोच के नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश में भी, देश में भी सारी सरकारें बहुत ईमानदारी के साथ कोरोना से जूझ रही है और बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट उपलब्ध करा रही है। बाकी के लोगों को भी आप देखिए, 28,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने भेजा है, मोदी सरकार ने भेजा है 31 करोड़ नागरिकों के खातों में। तो सरकार कहां चिंता नहीं कर रही? गरीब आदमी को जीने लायक इन 15 दिनों में राशन खरीदने लायक उसको पैसा पहुंच जाए, उसकी चिंता सरकार ने की है। 3 महीने का राशन अलग से सरकार ने पहुंचाया है। शिवराज जी ने 25 प्रकार के लोगों को अलग से निर्धारित किया है ताकि उनके घरों पर भी राशन पहुंचे। दयावर्धन शर्मा, ये जो संक्रमित लोगों को जबलपुर, सतना और रीवा भेजा गया, उसको लेकर आपकी पार्टी के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। आपके वहां के स्थानीय विधायक, सांसद सभी सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने नाखुशी जाहिर की है इस पर। तो ऐसा क्या जरूरत आ पड़ी कि उन्हें उतनी दूर भेजा गया और वहां के लोग आशंकाओं से घिर गए? क्या प्रशासन का क्षमता है ये? क्या ना समझे? जवाब दे दूं? जी बिल्कुल। क्या 100 के 100% जमाती कोरोना पॉजिटिव है? अब लोग अगर आए, शर्मा की आपकी बात सुन के दयावर्धन जी सुनिए जवाब सुनिए, शर्मा, शर्मा जवाब सुनिए। क्या 100 के 100% उपद्रवी कोरोना पॉजिटिव है? उनका ब्लड सैंपल लिया गया है, कुछ लोग उसमें पॉजिटिव निकल आए, उसको लेकर के नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। वहां के लोग कर सकते हैं, पर क्या वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव निकले, चाहे वो किसी भी धर्म के उपद्रवी हो,
चाहे जमाती हो, क्या उनको अंग्रेजों के समय की अंडमान निकोबार कोई जेल ढूंढ करके वहां ले जाकर के पटकाते? आखिर कहीं ना कहीं तो उनको रखना ही होता है, उनका इलाज करना होता है, उनको आहार देना होता है। तो सरकार को लगा कि इनको किसी भी जेल में रखना है तो थोड़ा सा मैसेज चला जाए कि हमने भोपाल से बाहर शिफ्ट कर दिया, इसलिए वहां पहुंचा दिया। पर यदि कोई पॉजिटिव निकला है तो सावधानियां बरतेगी, जेल में भी इसका ध्यान रखा जाएगा और बाकी के लोग संक्रमित ना हो, ये चिंता होगी। प्रदेश के एक छोर से प्रदेश के दूसरे छोर भेज दिया, तकरीबन 600 किलोमीटर उन्हें सफर करा दिया, वाहनों में से भेजा, वाहन में जाने वाले ले जाने वाले सभी के संक्रमित होने की आशंका है, और जेल में जो कैदी हैं उनके भी आप संक्रमित होने की आशंका है। और इतनी लंबा सफर करना, जब ऐसा समय था जैसा अभी आप आइसोलेट करने का जिक्र कर रहे, तो सवाल भी यही कर रहे हैं कि ऐसे समय में आप आइसोलेट कर देते, उन्हें कहीं कहीं सुरक्षा घेरे में रख देते, उन्हें उनका संक्रमण है कि नहीं है इसकी पुष्टि हो जाती, और उसके बाद फिर आप उन्हें किसी जेल में भेजते, तो ये आशंका नहीं बनती, इस तरह का भय नहीं पैदा होता और भय के साथ आक्रोश नहीं होता। देखिए आलोचना होती है जो काम कर रहा है। जयवर्धन जी कुछ कहना चाहेंगे? 100 काम कर रहा है तो 1-2% हो सकता है आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उस समय ठीक निर्णय न हुआ, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि बाकी 98 निर्णय अच्छे नहीं है। इस निर्णय की भी समीक्षा होगी, विचार किया जाएगा। सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता, सवाल का जवाब होता है। चलिए आप इस पे कुछ कहना चाहे, नहीं कहना चाहे, आपकी मर्जी। दुर्गेश शर्मा कुछ कहना चाहे? रिजवान भाई, ये जमाती पर बहुत ऊधम मचा रहे हैं। मुझे इनसे ये पूछना है कि ये जमाती हिंदुस्तान में आए, इनको आने किसने दिया? ये एयरपोर्ट से अंदर आए, हिंदुस्तान के अंदर आने किसने दिया? दिल्ली में ये अपना एक आयोजन कर पाए, इसकी परमिशन किसने दी? माननीय मोदी जी ने, माननीय केंद्रीय सरकार ने। यदि आपने बम लाके अपने बीच में रख दिया और कहा कि अब ये फूटने तक हम इसका इंतजार करेंगे, फिर आप कहने लगे बम फूट गया तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। क्यों आने दिया वो बम? कोई स्थिति इन्होंने खुद करी। जो 2 बम ले जाके सतना में जेल में पहुंचाने का प्रयास किया, क्यों एक छोटा सा बम ले जाके वहां पर ब्लास्ट करके वहां पर पूरा का पूरा विध्वंस करने का काम किया? तो जो जमातियों ने किया वो मध्य प्रदेश सरकार ने किया। जो जमाती वहां छुपे थे या जो वहां जमाती इकट्ठे थे, जो जमाती वहां थे, वे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार की अक्षमता के कारण थे, उनके गलत निर्णयों के कारण थे। वो पूरे देश में फैल गए। पूरे देश में यदि आज उनके कारण दुर्गेश शर्मा जी, अकेले इस पर सरकार पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। रिजवान भाई, मेरा ये कहना है, जमातियों को मैं जानता हूं, वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो जो विदेश से आ भी सकते हैं जी, पूरे लोगों को समझाइश देने का काम है जिनका, वो इतनी बड़ी गलती करते हैं तो अकेले सरकारों पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। आदरणीय रिजवान भाई, सरकार पे अकेली जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूं, पर सरकार की जवाबदारी थी कि उनको इस समय नहीं आने देना था। जब बॉम्बे में महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार को भी उनको परमिशन नहीं देनी थी। फिर आज जो मध्य प्रदेश में किया, मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि दिल्ली में वो जमाती आ गए, इकट्ठे हो गए, उसी तरीके से आपने 2 बम छोटे छोटे से ले जाके आज उन्हें सतना में डाल दिए, जिससे वहां भी ब्लास्ट हो जाए। तो मध्य प्रदेश सरकार की है, शिवराज सिंह चौहान की है। सार्वजनिक तौर पे सतना और वह बिंद क्षेत्र से माफी मांगना चाहिए। पूरे बिंद क्षेत्र के सामने अपने आप को नतमस्तक करना चाहिए कि गलती हो गई, और गलती करी है, और गलती करी है तो उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे लगता है मैं जमातियों तक इस चर्चा को नहीं ले जाना चाहता। रिजवान जी, समाप्ति की ओर इशारा करती दिखाई दे रही है, कार्यक्रम समाप्ति का समय होता दिखाई दे रहा है और अब इससे बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं। पीछे इंतजाम नहीं किए माकूल, फिर आगे हमने लॉकडाउन किया, उससे पहले जनता कर्फ्यू किया। एक सवाल हो रिजवान भाई, एक जवाब इन्होंने नहीं दिया। अमेरिका के सामने हमने समर्पण कर दिया, दवाई दे दी, वसुधैव कुटुंबकम और दुनिया की बातें, हम विश्व को आज संजीवनी बांट रहे हैं।
तो क्या विश्व के उसी देश से जिसको संजीवनी पहुंचाई है आप वेंटिलेटर बुला रहे हो, वहां से अमेरिका भेज रहा है, इसकी जानकारी देववर्धन जी यहाँ पर दे, नहीं तो माननीय मोदी जी कल देश को दे कि देश के लिए वो क्या क्या अमेरिका से मेडिकल इक्विपमेंट्स बुला रहे हैं, हमारे लिए क्या सुविधाएं आ रही है, या सिर्फ समर्पण या सिर्फ दवाओं में उनको दे देंगे, बाकी हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। भैया हम तो हिंदुस्तानी है और हमारी ये नीति है, हमारी सोच है, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि आने किसने दिया, हम तो आ ही गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे देश में लोग आ गए, उस पर हम सवाल करें, अब उन लकीरों को पीटें, ये तो आने वाले वक्त में सबक लेंगे हम जब इस संकट से उभर जाएं। अब तो समय ये है कि एकजुट होकर किसने क्या किया, कैसे किया, अब किसी ने जो कुछ भी किया वो आगे ना होने पाए और उसको उसी ढंग से उसी अंदाज में हमें चीजें करनी पड़ेगी। 10,000 के आसपास ये चिंताजनक स्थिति में यहाँ से पहुंच रहे हैं। देववर्धन शर्मा, हम कितने बड़े पैमाने पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हमारा औसत बहुत कम है जांच पर हम रोज बात करते हैं, लेकिन जितने बड़े स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर हमें जांच करनी चाहिए, क्योंकि हम जांच कर ही नहीं रहे हैं तो हमारे पास आंकड़े नहीं कि हम किस स्तर पर क्या चीजें निपटा रही हैं। और जहां तक बात है सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स अब उसमें बहुत बड़ा कारक नहीं रहा है, बहुत बड़ा आघात नहीं है, इसलिए कि बिना सिम्टम्स के भी बहुत लोग इस सकते हैं और कईयों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। दुर्गेश शर्मा जी काफी विद्वान प्रवक्ता है कांग्रेस के। मैं उम्मीद करता हूं कि केवल कांग्रेस में पक्ष रखने के लिए वे कुछ तो भी नहीं बोलेंगे। जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए देववर्धन, आप कुछ कह रहे हैं। कोई जितने वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है सरकार उसके लिए ऑर्डर कर चुकी है। जिस जिस देश से आ पाना संभव होगा वो वहां से आ रहे हैं। हमारे आईआईटी के विद्वान, हमारे तमाम प्राइवेट कंपनियां जिस प्रकार के उपकरण बनाने में सक्षम है वो बनाने में लगी हुई है। इसलिए ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि जितने उपकरणों की, जिन संसाधनों की हमें आवश्यकता है वो हमारे पास उपलब्ध है और हम उसकी निरंतरता भी बनाए हुए हैं। भारत सरकार के पास कोरोना के उपचार के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, हर आवश्यक चीज मंगाई जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम जनता को अनावश्यक भ्रमित न करें और उनका आत्मबल बनाए रखें, उनके बीच सकारात्मक वातावरण बनाए कि सारे दल, सारी पार्टियां, सारी सरकारें, सारे सक्षम लोग सब एक दूसरे के साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला करके। हम 1 और 1 2 नहीं है, हम 1 और 1 11 हैं। और आप जमातियों के नाम पर बीजेपी की सरकार को दोषी ठहरा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उन लोगों को रोक दिया जाता तो यही कांग्रेस पार्टी चिल्लाती कि धर्म विशेष के लोगों को भारत में आने से रोक दिया। आपने विषय लगाई है, आपने आजादी के बाद से यह अवसर दिया कि वो पर्यटक वीजा पर आते हैं और यहाँ करके धार्मिक प्रवचन करते हैं, यह जमातियों को अलकायदा का पाठ बना करके जाते हैं, IAS का ज्ञान परोस करके जाते हैं। ये जिम्मेदार पूरी तरह कांग्रेस पार्टी है। आप लगातार वो काम करते हैं जिनके लिए आपको बारंबार क्षमा याचना करनी चाहिए। ये आपकी सोच होगी, ये देश की सोच है दुर्गेश जी, देश के लिए ये पूरे भारत की सोच है। समर्थन कभी नहीं करते। आपके राहुल गांधी जी ट्वीट करके चले गए मार्च अप्रैल में, अभी तक तो आपकी मार्च के बाद अप्रैल में तो आपकी सरकार थी ना। देववर्धन शर्मा, आपने क्या कदम उठाए? केवल मॉल बंद करा दिए, सिनेमा घर बंद करा दिए। आप बताइए आपने कितने वेंटिलेटर खरीदे थे कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में? कितने उपकरण आपने वहां खरीदे? कितना संसाधन जुटाया आपने? देववर्धन शर्मा, आप भी बहुत आक्रोश में हैं। आप कह रहे हैं कि अगर जमातियों को आप रोक लेते हैं तो कांग्रेस हंगामा करती, आप ऐसा कह रहे हैं, जबकि हमें सबको ये स्वीकार करना चाहिए कि हमें एहसास ही नहीं था कि जमात के कारण इतनी विस्फोटक स्थिति बनेगी, वरना
कांग्रेस के विरोध की कीमत पर भी आप उसको कदम को उठाते, आप नहीं उठा पाए, इसलिए कि हम अनुमान लगाने में कहीं चूक गए। अकेले जमाती नहीं, देश में तकरीबन 15 लाख से भी अधिक आए अलग अलग जगहों से और पूरे देश में समा गए। उन्हें एक सलाह दी गई कि आप क्वारंटीन हो जाइएगा। कौन मानता है आपकी इस तरह की सलाह? नहीं मानता कोई सलाह। लेकिन हमें, अगर हम उन सब लोगों को रोक लेते, पीछे की बात मैं फिर नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर हम उन्हें रोक लेते बेहतर होता। जी, ये जमात और दुनिया की छोड़ते हैं, ये केवल भोपाल में बात कर ले स्वास्थ्य विभाग की। ये यहां पर भी तो केवल जो बाहर से आया हुआ एक इफेक्टेड व्यक्ति, उसके कारण 75 लोग इफेक्टेड हो गए। वहां जाति धर्म की बात नहीं कर रहा मैं। एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के घर में एक बेटा आ जाता है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई ध्यान नहीं दे रही मध्य प्रदेश सरकार, इसके कारण 75 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इफेक्टेड। इसके लिए कम से कम सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए। आज शिवराज सिंह चौहान जी उस मीटिंग में बैठे हैं। मेरा ये कहना है, दुर्गेश शर्मा, मेरा भी ये कहना है कि स्वास्थ्य जो कर्मी है या स्वास्थ्य जो अधिकारी है या उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो आईएएस है या कोई, वो बहुत मेहनत से दिन रात बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। और जाहिर है पीपीई किट न होना, बहुत तरह की परिस्थितियां होना, जो उनके संक्रमित होने का कारण था, पीछे बहुत ढेर सारी चीजें जो है वो हो सकता है उतनी तैयारी नहीं कर पाए हो, इसलिए कि ये विपदा तो पहली बार आई। हाँ, एक सवाल धैर्यवर्धन शर्मा जरूर कर रहे थे, उसका जवाब आपको देना चाहिए जी। उनकी सरकार तो 23 तारीख को गई, 20 तारीख तक आपने क्या किया? बिल्कुल विद्वान भाई, हमने उससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना इफेक्टेड देखते हुए 12 तारीख को माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अंदर जो मॉल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, इनमें कोरोना के कारण बहुत सारे नियम बना दिए थे, निर्णय लेना शुरू हो गया था। क्योंकि 12 तारीख को WHO ने जानकारी दी थी कि ये पूरा वर्ल्ड में फैल रहा है, पूरा जिस तरीके से WHO का एक रिपोर्ट आई। 14 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर आदेश जारी हो गए थे। 16 तारीख को मध्य प्रदेश की विधानसभा भी इसीलिए स्थगित करी गई थी क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना का अपना एक दस्तक दे दी थी। तो ये जरूर है कि उस समय तक कोई पॉजिटिव और निगेटिव और या फिर किसी तरह की कोई जांच का मामला नहीं आया था। निश्चित उसके बाद में जांच की व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं या जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है, पर मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें सोचना शुरू कर दिया था जिस दिन से ये बात हिंदुस्तान में आई। पर क्या मैं माननीय धैर्यवर्धन जी से जानना चाहूंगा कि 12 फरवरी को माननीय राहुल गांधी जी ने जब आगाह किया, जनवरी में जब विश्व में इस बात के लिए आगाह कर दिया गया कि ये महामारी पूरे विश्व में फैल रही है और पर्सन टू पर्सन ये बीमारी जाती है, तो माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ने स्वास्थ्य के या केंद्रीय में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने या देश के किसी भी स्तर पे इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? क्यों 24 फरवरी तक दुर्गेश शर्मा, राहुल गांधी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया जी, तो मध्य प्रदेश में आपने क्यों नहीं उसको उतनी गंभीरता से लिया? रिजवान भाई, बिल्कुल गंभीरता से लिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर यदि गंभीरता नहीं ली गई होती तो मध्य प्रदेश के अंदर जो चीजें, जैसे आईफा को हमने आगे बढ़ा दिया, कह दिया कि आप एक्सेंटर आगे क्या बढ़ा दिया, उसकी कोई डेट निर्धारित नहीं थी, पर मना कर दिया। आईफा होने वाला था मार्च में, और कब लिया आईफा का निर्णय? जो हमको लग रहा था कि ये व्यवस्थाएं होना चाहिए, निश्चित करी गई। अब इसके बाद में धैर्यवर्धन जी यदि ये बात बोलेंगे तो जो सामान मेडिकल किट्स का होता है वो केंद्र सरकार को मंगाना है। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट अमेरिका को या चाइना को अपनी तरफ से ऑर्डर नहीं भेज सकती, ये कानूनी एक बाध्यता है। उस बाध्यता के अनुसार आप ये जानकारी हासिल कर लें धैर्यवर्धन जी जिस दिन चाहे कि मध्य प्रदेश ने क्या केंद्र में बैठी हुई स्वास्थ्य विभाग से किसी तरह की कोई सामान की लिस्ट भेजी कि नहीं भेजी। अब बात आती है कि टेस्ट किट की, पूरा देश जानना चाहता है कि टेस्ट किटें आएंगी कब। जो थोड़ी बहुत है उनसे जांच चल रही है, उसमें हमारे अब एक लंबी फहरिस्त निकल रही है, बाकी किटें आ नहीं रही हैं। आज की डेट, कल की डेट, परसों की डेट, रोज एक डेट दे दी जाती है, नहीं मिल रही है। उसका कारण भी है क्योंकि हमने ऑर्डर बहुत लेट दिए हैं, हम सो रहे थे, दुर्गेश शर्मा, मालूम नहीं था। दुर्गेश शर्मा
जी मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते समय, रविवार को उन्होंने मीडिया से बात की जी और उन्होंने बताया था कि वो विशेष विमान से भी सैंपल दिल्ली भेज रहे हैं जी और इसके लिए वो इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं और जांच जी। की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। पहले जी। 50 जांच होने की क्षमता, अब 1000 जांच होने की क्षमता। और ये चीजें बढ़ाई है धीरे धीरे। उन्होंने कई ऐसे सेंटर भी बढ़ाए हैं जहां जांच हो सकती है। बिल्कुल पहले एक था, अब अनेक हो गए, अब 7 के आसपास हो गए। जी इस तरह के प्रयास किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार में। शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री, बिल्कुल रिजवान भाई, शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद में ही देश के अंदर कोरोना को बीमारी माना गया है। केंद्र सरकार ने उससे पहले कोरोना को बीमारी नहीं माना था और भारतीय जनता पार्टी तो कोरोना को बीमारी मानती ही नहीं थी। आपने उनके नेताओं और मंत्रियों के जो हास्यास्पद भाषण है वो सबने सुने हैं। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा किस तरीके कोरोना वरोना कोरोना कोरोना वो जो सब बोलते रहे, ये सबने देखा है। तो ये स्थिति है जो सरकार बनने के बाद में यदि देश ने माना कि कोरोना बीमारी है तो निश्चित मध्य प्रदेश सरकार एक्टिव हुई। पर मध्य प्रदेश सरकार आज भी नए पूरे स्वरूप में नहीं आई है। यदि स्वरूप में आएगी, क्योंकि कहते हैं, हमारे एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाता, और वही स्थिति है कि अकेला चना प्रयास कर रहा है कि हम पूरी तरह मध्य प्रदेश को कंट्रोल कर लेंगे। नहीं, कम से कम स्वास्थ्य मंत्री तो मध्य प्रदेश को होना चाहिए जो एक विभाग के संग बैठ कर चर्चा कर सके। क्योंकि आज जो मैं कह रहा था, यदि मीटिंग के अंदर कोई एक इफेक्टेड बैठा हुआ है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, मैं उनके स्वास्थ्य की चिंता करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि उनका भी स्वास्थ्य इफेक्टेड हो सकता था, उनको भी अपनी सुरक्षा के देखना चाहिए। तो एक नहीं 4 हाथ कर लेंगे तो एक नहीं दूसरा कम से कम काम कमांड संभाल लेगा। हमारी चर्चा में कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि देश के बहुत लोगों का मुझ पर विश्वास है, आप सब दुआएं हैं और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सुबह 5 बजे उठता हूँ, योग करता हूँ, व्यायाम करता हूँ और फिर अपने काम में लग जाता हूँ और लगातार काम करता। चलिए धर्मेंद्र शर्मा, आप कुछ कहना चाहेंगे? घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध, राहुल गांधी जी के ट्वीट को इनकी किसी भी राज्य सरकार ने तो गंभीरता से लिया नहीं। भैया पहले आप ही शुरू हो जाते, अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके कांग्रेस पार्टी के भविष्य, उसकी बात के आदेश के पालन में। आपको एयरपोर्ट और दूसरा प्रश्न, दुर्गेश जी मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था। दुर्गेश शर्मा, अब आप मेरी बारी है सुनाने की, आपको सुनना चाहिए। मौका दूंगा ना आपको, अभी मैं थोड़ी। क्या एक ट्वीट करना पर्याप्त था राहुल गांधी जी के लिए, जब उनके मामा के घर में इटली में बीमारी का संक्रमण फैल रहा था और उनको मनियारे से खबर मिल रही थी, तो क्या केवल एक ट्वीट करके उन्होंने देश को आगाह कर दिया? इतनी एक्टिविटी पर्याप्त थी क्या? मैं जवाब पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद पूरी कांग्रेस ने क्या किया? एक बात। दूसरी बात, आपने मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाया 1 लाख जांच किट मंगाने का सरकार ऑर्डर दे चुकी है, वो आ रही है क्रमशः। और कांग्रेस पार्टी की निर्लज्जता की तो हद है। आपके पूर्व मंत्री जीतू पटवारी वो तो ये कामना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को कोरोना हो जाए। आपकी आस्था मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करने में नहीं है, आप हमारे मुख्यमंत्री को कोरोना का रोगी करना चाहते हैं। आपके नेताओं के मन में पाप है। आपकी सरकार अपने कर्मों से गिरी, पर वो गिरने का जो कष्ट हुआ है उसके कारण से आप अभी भी तड़प रहे हैं। आपके मंत्री बेचैन हैं। चलिए, क्या कहेंगे दुर्गेश शर्मा? रिजवान भाई, पहली बात तो ये जीतू पटवारी कामना कर रहे हैं इस तरह। बिल्कुल, मैं एक चीज पे आ रहा हूँ रिजवान भाई, इटली मेरा देश नहीं है, तो वहां पर किसी से संबंध रिश्तेदारी किसी की भी हो सकती है। और यदि वहां से ये जानकारी मिलती है कि विश्व में कोई एक महामारी आ रही है, तो उससे यदि कोई हम आगाह करते हैं या मेरे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आगाह करते हैं, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए था। ये केंद्र सरकार की नियम था, केंद्र सरकार की जवाबदारी थी कि आप एयरपोर्ट सील करते। केंद्र सरकार की जवाबदारी थी कि आप ऑर्डर्स देते जो हमको मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत है। केंद्र सरकार ने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार यदि हमारा एयरपोर्ट सील करती या एयरपोर्ट पे आने वाले हर व्यक्ति को उसी समय वही क्वारंटाइन करती, तो शायद मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग के 75 लोग आज इफेक्टेड नहीं होते। 1 लाख किट आ रही हैं,
बहुत दिनों से सुन रहा हूं आ रही है। ठीक है, कभी ना कभी तो आएंगी। जो इनको मरना होगा मर जाएगा, क्योंकि एक अभी बड़े समाचार पत्र का ये कहना है कि इंदौर के अंदर जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोरोना के इफेक्टेड मिले, वहां 136 लोगों की मौत हो चुकी है। मेडिकल साइंस कहता है कि डेथ के बाद किसी की बॉडी की कोई ऐसी जांच रिपोर्ट के लिए नहीं भेजा जाता है। तो उनकी जांच तो हुई नहीं कि वो क्यों, किस कारण से अफेक्टेड थे और क्यों मरे। तो ये एक सवाल उठता है, जिसका जवाब आगे पीछे सरकार को देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को कोरोना हो जाए, ये आप और आपके लोग सोच सकते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की सोच के संग में रहने वाले लोग हैं। मेरा चाहे जीतू पटवारी जी हो या मैं हूं या कोई भी हो, वो ये कामना जरूर करेगा कि मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में कोई भी व्यक्ति कोरोना इफेक्टेड नहीं हो। शिवराज सिंह चौहान जी तो मेरे मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए उनके पूरी तरह वो स्वस्थ रहे, हम हमेशा कामना करते हैं। पर हाँ, यदि आप कोरोना इफेक्टेड के संग बैठे हैं तो आपको अपनी जांच करा लेना चाहिए सुरक्षा दृष्टिकोण से। और यदि जांच करा लिए तो बहुत अच्छी बात है, रिपोर्ट आपके पास आ गई होगी और आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ रहे, ये हम कामना करते हैं। जीतू पटवारी जी भी ये कामना करते हैं, मैं भी करता हूं। कांग्रेस का हर नागरिक, मध्य प्रदेश का हर नागरिक, कांग्रेस का हर साथी इस बात की कामना करेगा कि शिवराज सिंह चौहान जी से लेके मेरे गली के मोहल्ले में रहने वाला हर व्यक्ति, मध्य प्रदेश का हर नागरिक। दुर्गेश शर्मा, रिजवान जी, यहाँ मैं आपको अवगत करा दूं, समय समाप्ति की और रिजवान जी समय समाप्ति की शर्मा जी की बात में, रिजवान भाई, और जीतू पटवारी जी की बात में और भावना में जमीन आसमान का अंतर है। ये शुभेच्छा की कार्यक्रम का समय समाप्त हो। क्या संदेश देना चाहते हैं आप कि प्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए मध्य प्रदेश का मुखिया अपनी दिन रात की नींद खो करके लगा हुआ है और आप बार बार क्वारंटाइन में चले जाइए। आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत में पाप है, आपकी नीयत में बेईमानी है। आप वर्धन शर्मा, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा। दुर्गेश शर्मा, आपकी बात पूरी कर लीजिए जल्दी। रिजवान भाई, मैं तो ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय मुख्यमंत्रियों की सलाह पे लॉकडाउन को बढ़ाएंगे और बढ़ाना चाहिए, पर साथ में कुछ जो जरूरी इंडस्ट्रीज और जो व्यापार है उनको सुरक्षा दृष्टिकोण से उनको सुरक्षा देते हुए प्रधानमंत्री जी कल ये बताएंगे देश को। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि वह पूरी इंडस्ट्रीज को खोला जाएगा। खोलने के साथ साथ सारे जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ में, उनको सुरक्षा के साथ में हम देश को प्रगति के जो पद पे आगे बढ़ा रहे थे उस पर बढ़ाते रहेंगे। साथ में मैं देश प्रधानमंत्री महोदय जी से एक अपेक्षा जरूर करूंगा कि वो देश को बताएं कि स्वास्थ्य के लिए और हमारे देश के जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जो बिगड़ रही हैं उनके लिए क्या क्या विश्व में हमको कहां से क्या मिल रहा है, क्या हम ले रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, और आगे आने वाले समय में हम कितने लोग कैसे बच सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो कोरोना है वो जिस तेजी से बढ़ा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, कोई उसको भी 5वें पायदान पे, कोई 10वें पायदान पे बता रहा है। ये मेरे लिए दुर्भाग्य है कि जो केरल आज तक तेजी से आगे आया था वो आज पिछड़ गया है मध्य प्रदेश से। अच्छी बात है, केरल आज सुरक्षित हो रहा है, पर मध्य प्रदेश की हालत खराब है। इसके लिए एक चिंता की बात है। उस चिंता के लिए भी माननीय मोदी जी को बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो हालात बिगड़े हैं उनके लिए वो क्या कर रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर जो हालात बिगड़ रहे हैं उनके लिए भी वो क्या सोच रख रहे हैं, ये देश को जानकारी देना चाहिए। जयवर्धन जी, अंतिम प्रतिक्रिया। मैंने वही कहा कि देखिए, ये वैश्विक महामारी अचानक से आ गई, सारा देश अचानक से संकट में फंस गया है, तो कोई पूर्व तैयारी कर पाना संभव नहीं था। आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी होती तो वह भी जूझ रही होती। मोदी जी तो कठोर निर्णयों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन का एक बड़ा निर्णय किया और लाखों लोगों को इससे बचाया है। हम उम्मीद करते हैं कि दुर्गेश जी ने जो चिंता जाहिर की है वो सब सरकार के ध्यान में होंगे। और मैं चाहूंगा कि ये भी आज ट्वीट करें प्राइम मिनिस्टर को। बहुत सारे और बुद्धिमान लोग इस दिशा में यदि चिंतन कर रहे हैं तो उनको प्राइम मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को, पीएमओ को जरूर ट्वीट करना चाहिए, अच्छे सुझाव पहुंचाने चाहिए। सरकार उन सब पर चिंतन करेगी, विचार करेगी और आपके सुझावों का स्वागत भी करेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ सजग विपक्ष के नाते क्या लग रहा है, सोच के चलते हो रहा है मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, चर्चा बहुत है 15 तारीख को मंत्रिमंडल में।
जी चर्चा बहुत है। 15 तारीख को मध्य प्रदेश में लॉकडाउन गठन हो रहा है। लॉकडाउन बढ़ रहा है रिजवान जी। चर्चा बहुत है धैर्यवर्धन शर्मा। 15 तारीख को मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद का गठन हो रहा है। क्या लग रहा है, हो रहा है? अब ये चर्चा है, घोषणा नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अधिकृत घोषणा करने का अधिकार तो इस संबंध में मुख्यमंत्री जी को ही है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा भी इस आशय का कोई सूचना भी जाहिर की नहीं गई है। तो मामला 50-50 में है। हालांकि सरकार कोशिश जरूर कर रही है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो, पर इस समय जो लॉकडाउन के दूसरे चरण की शुरुआत है, क्या हालात है, यदि सरकार हफ्ते 2 हफ्ते इसको टाल दे तो भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर चूंकि अधिकृत तौर पर मुझे कहने का न कोई अधिकार है न कोई जानकारी है, क्योंकि जिनको निर्णय करना है जब तक वो तय करके घोषित नहीं करेंगे तब तक तो सब कयास। चल रिजवान जी दबे छुपे में ही सही धैर्यवर्धन जी ने ये तो बता दिया कि अभी 2 हफ्ते जो है अनुमान लगा रहे हैं जी, अनुमान के माध्यम से कोई दावा नहीं कर रहे और वो कह भी रहे कि वो अधिकृत बात भी नहीं। चलिए, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, दुर्गेश शर्मा आप जुड़े, धैर्यवर्धन शर्मा, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल रिजवान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए 21 दिन का जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया था उसकी समय अवधि समाप्त हो गई है। उसको लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल यानी मंगलवार को इसका आखिरी दिन है और आखिरी दिन एक बार फिर देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे संबोधित करेंगे। हालांकि उनके संबोधन से लेकर कई सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह बात कही जा रही है, किस दिन के लॉकडाउन के बीच जो है अर्थव्यवस्था का ग्राफ नीचे गिरता दिखाई दिया, इसको लेकर भी कोई ऐलान, कोई निर्देश, कोई आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर स्थिति काफी अच्छी है और चिंता की वहां पर बात नहीं, कोई चिंता की कोई फिक्र की वहां पर कोई बात नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों में जो है लॉकडाउन की स्थिति को बरकरार रखा जा सकता है, इसकी अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कुछ राज्यों ने इसका समर्थन भी किया है और कुछ राज्यों ने इसका ऐलान भी कर दिया है कि कब तक वहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन जहां स्थिति सुधार की गुंजाइश मिलती दिखाई दे रही है या जहां पर स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, वहां पर को लेकर भी कुछ निर्देश जारी किए जा सकते हैं। हालांकि जिस तरह देखा जाए किसान वर्ग को लेकर चिंताएं ज्यादा है, वहीं उन मजदूर और गरीबों को लेकर लॉकडाउन के चलते जिनको भोजन नहीं मिला उनको लेकर भी कोई ना कोई बात सामने आ सकती है। और देखने वाली बात होगी कि आगामी लॉकडाउन अगर होता है उसका क्या कुछ खाका, क्या कुछ प्रारूप प्रधानमंत्री की तरफ से निकलकर सामने आता है और किस तरह की बिंदुओं को लेकर वो बात करते दिखाई देते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।